गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक्स और हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ईयर 2022। 2022 में डी ब्लॉक में जो क्वेश्चंस आए थे, नॉर्मली जब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक्स में, तो डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल रिएक्शन से। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस थे। तो अगर हम देखें डी ब्लॉक में 2022 में, तो क्वेश्चन आया था गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, और पहला था स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक 30 एटॉमिक नंबर 30 इज नॉट। और आपने ये पढ़ा है कि जिंक जो होता है उसके लिए एटॉमिक नंबर 30 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 and 3d10, जबकि स्कैंडियम के लिए एटॉमिक नंबर 21 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। यानी यहाँ पे एक कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि यहाँ पे एक पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन है। इस पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्कैंडियम ट्रांजिशन शो करता है, 3d to 4s ट्रांजिशन शो करता है, जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। But zinc is not considered as a transition element because of the completely filled d subshell configuration। जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है टाइटेनियम हेक्साइक्वा टाइटेनियम +3 इज कलर्ड, यानी TiH2O हेक्साइस +3 इज कलर्ड, but when you will see scandium H2O हेक्साइस +3 it is colorless। Why? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 and 3d2। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे यानी 4s से निकलेंगे, तो आप चाहें तो आप इसे कुछ यूं लिख सकते हैं 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे +3 ऑक्सीडेशन होने पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 3d में बच गया। जबकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे यानी 4s2 और 3d1 से, तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचेगा क्या? एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। और ऐसा होने की वजह से स्कैंडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह गया जिसका एक्साइटेशन हो, जो कलर रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल हो। सो ड्यू टू वैकेंट सबसेल्स और ड्यू टू द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, in this case scandium does not show any color but the titanium show color because it have one electron in the 3d subshell। जब तक किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तब तक वो कलर शो करने के लिए कैपेबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दिया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 4d and 5d सीरीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर देन द एक्सपेक्टेड। जब आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी में चले जाइए, एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस के लिए ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो 3d का ग्राफ कुछ यूं है, 4d का इससे ज्यादा रेडियस है और 5d ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है। अब ऐसा क्यों होता है? 4d के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ता है तो 4d के बाद वहां पे अगला आता है 6s आता है, और 6s के बाद फिर 4f आता है, यानी 4d और 5d के बीच में लेंथनॉइड्स आते हैं। और अगर लेंथनॉइड आएगा तो लेंथनॉइड कंट्रैक्शन भी वर्क करेगा, और जब लेंथनॉइड कंट्रैक्शन वर्क करेगा तो उस लेंथनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से 4d और 5d का एटॉमिक रेडियस बराबर हो जाएगा। और अगर एटॉमिक रेडियस बराबर हो जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट बराबर होने लगेंगी ड्यू टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। रही बात केमिकल प्रॉपर्टी की, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, दोनों का एटॉमिक रेडियस एक जैसा है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम ही रहेंगी। देन ड्यू टू लेंथनॉइड कंट्रैक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ 4d एंड 5d एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गिव रीजन। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट्स एज अ गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? अच्छे कैटलिस्ट वो हैं जो अच्छा एडजॉर्प्शन और अच्छा डिजॉर्प्शन शो करें।
और ऐसा करने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैपेबल होते हैं बिकॉज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैपेबल टू शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट due to their partially filled d subshell configuration. Then due to partially filled d subshell configuration and variable oxidation state, the d block elements are capable to show the catalytic property or the d block element act as a good catalyst. Second question आया है E standard Mn+2/Mn value is highly negative as compared to the other element Mn+2/Mn. आपको मालूम है कि Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D5 कॉन्फ़िगरेशन में होता है, दैट इज हाफ फील्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फील्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है जिसकी वजह से ये हाईली नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड शो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमियम+2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. आपको पेपर मैंने लिंक में दे रखा है, जिस वहां पे आपको मिल जाएगा. जब आप देखें यहां पे कह रहा है क्रोमियम+2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट Cr+2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं Cr+2 का, देन इट इज क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, तो Cr+2 का हो जाएगा 3d4 4s0. अब यहां से लगता तो ये है कि ये 3d4 से 3d5 में चला जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेनर्स आर कंसीडर्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेकिन क्रोमियम एक्सेप्शनली स्टेबल, एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी शो करता है इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर D3 कॉन्फ़िगरेशन. और अगर ये D4 से D3 में जाएगा तो D3 में जाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये आ जाएगा क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट. द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज क्रोमियम इज मोर स्टेबल in D3 configuration in +3 oxidation state, so chromium+2 behaves like a strong reducing agent. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, राइट एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगभग हर साल आता है और इसे आपको पढ़ने की जरूरत है. लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, तो क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन 6s वैलेंस शेल है, तो वो 6 में नहीं, 5th में भी नहीं, 4th में जाता है, 4f सब सेल में आता है. ऐसा होने से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट्स कम हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और ऐसा होने की वजह से उसका साइज रैपिडली छोटा होने लगता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में. ऐसा होने से जो मेंबर्स होते हैं, आगे के मेंबर्स, साइज छोटा होने की वजह से उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, उनका एटॉमिक रेडियस छोटा होने लगता है, और उनकी रिएक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन. 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देता है Mn, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 एंड 4s2. टोटल 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है. इसके पहले वालों के पास इससे कम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हम देखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो जहां पे सबके इलेक्ट्रॉन्स इससे कम होते हैं तो वो +3 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. Mn के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है. लेकिन अगर आप ये सोचें कि आयरन के पास तो D6 कॉन्फ़िगरेशन अगले के पास और ज्यादा है, तो आगे एक लिमिट होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी तो एक लिमिट होगी. 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं होता. 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ऑक्टेट लूज कर देना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है. उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इस वजह से इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो पाता है. सो Mn हैव highest oxidation state having maximum number of unpaired electron in the D subshell, that is the 5 unpaired electron in the D subshell. Next question पूछा गया है, give reason for the following statements. Copper does not displace hydrogen from acid. अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से बात करें तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मालूम है कॉपर इज बिलो द हाइड्रोजन.
या फिर ई स्टैंडर्ड वैल्यू से आप देख सकते हैं, ई स्टैंडर्ड वैल्यू कॉपर की क्या होती है, वो भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होती है, और ऐसा होने की वजह से कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव और द लेस मेटेलिक देन द हाइड्रोजन, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर दिया हुआ है ट्रांजिशन मेटल एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? अ सिस्टम having at least an a system have at least a single unpaired electron is called paramagnetic, and the property is called paramagnetism. अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज से, तो यहां पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3D 4D 5D किसी को भी हम बात करें, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को देखें तो ये होता है 3D1 4s2 स्कैंडियम, अगला टाइटेनियम, अगला नेक्स्ट। अब यहां पे लगातार देखिए, इसमें पहले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में तो 3d5 4s1 होता है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर मैग्नीशियम में 5, सिर्फ जिंक को छोड़ दें तो कि सब में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, एक से ज्यादा ही होता है, एक से कम कभी भी नहीं होता, और जिंक को ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में डालते ही नहीं है। सो ऑल दी एलिमेंट्स फ्रॉम 3D आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन, एंड बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। अगर आप देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी ये सारे सारे कहां पे अवेलेबल हैं, ये सारे सारे अवेलेबल हैं ग्रुप 12 में, यानी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10, 3d10, 4d10, 5d10, एंड हैविंग कंप्लीटली फिल्ड d सबसेल कॉन्फ़िगरेशन दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वीक मेटेलिक बॉन्ड विच इज द रीजन फॉर देयर सॉफ्ट नेचर। तो ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 2022। 2021 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, शायद आपको याद होगा, ये पैंडेमिक के समय का टाइम है, और उस समय एक साल के लिए एग्जाम्स नहीं हुए थे, इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे मार्क्स प्रोवाइड किए गए थे। तो हम देख रहे हैं नाउ ईयर 2020, और इस चैप्टर में ज्यादा रीजनिंग ही आते हैं। तो यहां पे पहला है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स सो कैटालिटिक एक्टिविटीज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव द वेरिएबल वैलेंसी एंड पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथनॉइड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि लेंथनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस शार्पली डिक्रीज करने लगता है। शार्पली डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, उनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने लगते हैं और उनका सेपरेशन मुश्किल होने लगता है। सो सिंपल आंसर है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट वन है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर शॉर्ट एंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले ही आंसर बताया, they have the completely filled d subshell configuration and that is the reason so. Next लिखा है write the steps for the preparation of the following: Na2Cr2O7 from Na2CrO4। सिंपल सा आपको रिएक्शन याद होगा, इसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं। Na2CrO4 को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो क्या बन जाता है, Na2Cr2O7। रिएक्शन तो बैलेंस खुद से कर ही लेंगे, आई थिंक बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ एसिडिफिकेशन से होता है, इसे यूं भी लिखते हैं द ग्रीन कलर कंपाउंड टर्न्स इनटू ऑरेंज वन। तो यहां पे ये इसी कन्वर्जन की वजह से होता है, एसिडिफिकेशन पे होता है। अगर इसे एल्कली मीडियम में डाल दें तो ये रिएक्शन रिवर्ट भी कर जाता है। दूसरा दिया हुआ है कन्वर्जन करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए, K2MnO4 फ्रॉम MnO2। सिंपल सा पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा प्रिपरेशन ही पूछ रखा है, बुक से देखिए, प्रिपरेशन में नहीं लिखवा रहा पूरा,
क्योंकि ऐसे करने पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन देख लीजिए। अगर आपको हम कहें कि हर साल एक कॉमन क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या आता है, तो है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनमें से एक लगभग हर साल आता ही आता है। तो इसे आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको वीडियो में दिया गया है, वीडियो आप देख लीजिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है, बुक में क्लियरली लिखा हुआ है 2 लाइंस में। अगला है account for the following: Ti+3 is colored whereas scandium+3 is colorless। इसी रिएक्शन, इसी कंपाउंड को हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, थोड़ा अलग तरीके से। यहां पे फिर से वही पूछ रहा है, Ti+3 is colored, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 22 की वजह से है 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हुआ, 3d1 कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में अभी बचा हुआ है। जबकि स्कैंडियम+3 ये कलरलेस है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 21 पे है 3d1 4s2, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा 3d0 4s0 आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए अवेलेबल है ही नहीं। क्या होगा, ये कोई कलर शो करने के लिए कैपेबल नहीं है, जबकि ये कलर शो करने के लिए कैपेबल है बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द 3d सबसेल। ओके, नेक्स्ट वन है Cr+2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मेरे ख्याल से दोहरा के बताने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि क्रोमियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि क्रोमियम D3 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर आपको यह सोचना है कि क्यों ये एक्सेप्शनली ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। D5 से D3 यहां पे कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से। राइट 2 सिमिलरिटीज बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स। पहली बात, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दोनों ही F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, दोनों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, तो वहां पे हेवी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। ये हार्ड मेटल होंगे, कलर्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और जनरल जो भी F ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, ये दोनों ही शो करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द सिमिलरिटी इन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड मेंबर्स, ठीक है ना। राइट 2 सिमिलरिटीज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग: 3MnO4- प्लस 4H+। ये है आपका रिएक्शन। यही रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा नहीं था, मैंने कहा था मैग्नेट आयन को एसिडिफाई करते हैं तो पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे इसे इन्होंने लिखने के लिए दे दिया है कि राइट डाउन द रिएक्शन। तो जब हम इसे लिखेंगे तो पहली बात तो बनेगा पर मैग्नेट आयन 2MnO4-। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन। तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा बनेगा MnO2। तो यहां पे 2 मोल्स MnO4- बन गए, 2 मोल्स MnO2 बन गया, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होगा, 2 मोल्स ऑफ H2O। ये जो कंपाउंड है, जो पहला कंपाउंड है, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा येलो, सॉरी इसका कलर होगा ग्रीन, और इसका कलर क्या होगा, ये तो सबने टाइट्रेशन प्रोसेस में देखा होगा, जब आपने बोर्ड प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन किया होगा तो KMnO4 सॉल्यूशंस आपको मिला होगा, और ये होता है पर्पल कलर का, पर्पल ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड जो है ये है आपका ग्रीन कलर का। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन।
2020 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। हम देखने जा रहे हैं 2019। पहला रिएक्शन दिया हुआ है व्हेन MnO2 जो है, ये MnO2 से KOH और HNO3 का रिएक्शन करके ही पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्मेशन का ही रिएक्शन है। तो रिएक्शन लिखा हुआ है व्हेन MnO2 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3। यहाँ पे कहीं पे HNO3 दिया हुआ है, कहीं पे KNO3 दिया हुआ है, तो क्योंकि बेस है तो इन्होंने KNO3 दिया हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 इट गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड A। अभी इससे पहले वाले रिएक्शन में मैंने कहा था कि MnO4 2- जो होता है वो इस कलर का होता है। आगे कह रहा है कि कंपाउंड A डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम टू गिव पर्पल कंपाउंड B। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, पर्पल कंपाउंड B मिलता है। इससे पहले वाले रिएक्शन में आपने देखा वो पर्पल कंपाउंड क्या था। B एंड in an alkaline solution of compound B oxidizes Ki to compound C। तो पहले यही रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब ये बेसिक मीडियम में पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, ये बनाता है MnO4 2-। सो दिस इज द A मैग्नेट आयन, और अगर पोटेशियम लगा दोगे तो K2MnO4 हो जाएगा। और जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो एक पर्पल कंपाउंड बनता है दैट इज MnO4-। ये है परमैंगनेट आयन। और अगर इसे हम कंपाउंड के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी को यूं लिख सकते हैं K2MnO4 और इसे लिख सकते हैं KMnO4। तो ये तो हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। दो कंपाउंड्स मिल गए। अब ये कह रहा है कि जब ये ट्रीट करता है Ki को, मैं आयनिक फॉर्म में ले लेता हूं, ठीक है ना, और इसे किससे ट्रीट करना है Ki से, यानी I- ले सकते हैं। चाहो तो पूरा Ki लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले लीजिए, जब इसे बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो आपको मालूम है कि आयोडाइड आयन आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, IO3 निगेटिव। और अगर हम इसे पोटेशियम के टर्म में लिखे होते हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बन जाता KiO3। इसे कहते हैं पोटेशियम आयोडेट। और क्वेश्चन में इसे कंपाउंड C दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं इसी रिएक्शन के आगे, whereas an acidic solution of compound B oxidizes Ki to D। अगर इसका एसिडिक मीडियम होता तो क्या होता, ये है आपका MnO4- प्लस Ki या I- जो भी लिखना चाहें, ये I- ही लिख रहा हूं मैं। एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट किया जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा I2। साथ में MnO4- क्या बन जाता है Mn+2। बेसिक मीडियम में क्या बनता है MnO2। ये बना आपका I2 दैट इज द D। पूछ रहा है आइडेंटिफाई A B C एंड D। सो दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस वन इज D। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कहा प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 लगभग हर साल आता है, लगभग कंपल्सन है कि आएगा ही आएगा हर साल। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे और इस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। लगभग पुरानी क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले वाले ईयर्स में आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस काफी सारे इसमें आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। फिर से वही, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है द ई स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द Mn+2/Mn इज निगेटिव। थोड़ी देर पहले बता दिया था, बिकॉज Mn+2 have the D5 configuration which is a very stable configuration, whereas Cu+2/Cu is positive, because in +2 oxidation state
कॉपर सो D9 कॉन्फ़िगरेशन, कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं है और इस वजह से वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वन, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लेंथेनॉइड, क्योंकि सॉरी किसी और क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। एक्टिनॉइड शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि आगे चल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सबसेल्स हैं, उनकी एनर्जी के बीच का गैप बड़ा कम हो जाता है और जब गैप कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेट कंफ्यूज दैट इन विच ऑफ द ऑर्बिटल, इन विच ऑफ द सरफेस सबसेल दे शुड हैव टू इंटर। हम हमेशा कहते हैं द इलेक्ट्रॉन इंटर्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। अगर लोअर और हायर एनर्जी के बीच में गैप बहुत कम हो जाए तब क्या होगा, तब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंफ्यूज होने लगते हैं एंड दैट इज द रीजन ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिनॉइड मेंबर्स। तो जितने भी एक्टिनॉइड मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस रीजन से भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स। कलर्ड कंपाउंड के लिए हम लोग ये बात कई बार कर चुके हैं कि डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से जो डी सबसेल्स बनते हैं, इस डी सबसेल्स में जब ट्रांजिशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये स्प्लिटिंग होने से ट्रांजिशन थोड़ी ना हो जाएगा। उसके लिए क्या कंडीशन है, इसमें वैकेंट स्पेस भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, वैकेंट स्पेस भी होने चाहिए। जनरली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, and due to the partially filled d subshell configuration there is a dd transition which is responsible for the coloration of the d block elements compound of d block element। तो यहाँ पे d block elements के compound इसलिए colored salt का formation करते हैं क्योंकि इसमें dd transition होता है and that dd transition is responsible for the coloration। इस dd transition की वजह से ही salt colored होते हैं। अगला अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे दिया हुआ है Mn2O3 इज बेसिक वेयर एज, सॉरी उसके पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है Mn+3 / Mn+2 इज हाईली पॉजिटिव। ई स्टैंडर्ड फॉर Mn means manganese, Mn+3 to Mn+2 is highly positive, whereas when we are talking about the Cr+3 and Cr+2 it is highly negative। ऐसा क्यों है, क्यों Mn के लिए पॉजिटिव है और क्रोमियम के लिए निगेटिव है? तो इसके लिए तो आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको मालूम है क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हाईली स्टेबल है, जबकि +2 पे स्टेबल नहीं है। एक स्टेबल और ये अनस्टेबल फेज में जा रहा है। स्टेबल से अनस्टेबल में जाना मुश्किल है, जबकि यहां पे देखिए Mn+3 Mn+2 ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। इसमें ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और इसमें ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, और ये रीजन है इनके पॉजिटिव और निगेटिव ई स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए। बिकॉज द Mn इज मोर स्टेबल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट whereas the chromium is more stable in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, and that is the reason why। नेक्स्ट दिया हुआ है द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स। आप सबको मालूम है, हम सब ने इस बात को पढ़ा हुआ है, द एक्टिनॉइड्स आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। रेडियो एक्टिव होगा तो उसकी केमिस्ट्री कैसे डिस्कस करोगे? रेडियो एक्टिव मीन्स अनस्टेबल, जो चीज स्टेबल ही नहीं है उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। सो एक्टिनॉइड्स आर द रेडियो एक्टिव, दैट इज द रीजन व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ। एक्चुअली जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 92 या उससे ऊपर के होते हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स को हम कहें कि व्हाट आर द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं
जिनको मैन मेड कहा जा सकता है, जिसे किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर को फ्यूज करके बनाया हुआ है। सो दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल। अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो उनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स। अगला देखें, फिर से रीजनिंग ही है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉयज आर द मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बनाने के लिए क्या चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस एक जैसे होने चाहिए, तभी तो मिसिबल होंगे। एंड व्हेन यू विल टॉक अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर बाउंडेड विथ ईच अदर विथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मेटेलिक बॉन्ड। तो डी ब्लॉक के बीच में मेटेलिक बॉन्ड लगता है। और ये मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनता है? उनमें बचे हुए पार्शियली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उनके मेटेलिक कैरेक्टर की वजह से। तो यहाँ पे ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैपेबल टू फॉर्म द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मेटेलिक बॉन्ड। एंड ड्यू टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मेटेलिक बॉन्ड, ड्यू टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये सिस्टम आसानी से एलॉय बनाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है, दो अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं, दोनों मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, Mn2O3, और दूसरा कंपाउंड जो है वो है Mn2O7। यहां पे देखें तो Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे देखें तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कह रहा है कि ये कंपाउंड तो बेसिक है। वैसे भी मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसमें अलग है। दिस कंपाउंड इज एसिडिक बाय द नेचर। व्हाई? जब हम बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ये सिस्टम आयोनिक नेचर डेवलप करते हैं। आयोनिक नेचर में क्या होता है? सिस्टम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आयोनिक होता है। जब वाटर के साथ ट्रीट होता है तो OH का लिबरेशन आसानी से हो जाता है, जैसा नॉर्मल मेटल ऑक्साइड के केस में होता है, वैसे ही, कुछ अलग नहीं। लेकिन इसके केस में थोड़ा अलग है। जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिस्टम जाता है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। श्योरली +7 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो आसान नहीं है ना, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने लगता है, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। एंड इफ द सिस्टम इज डेवलपिंग द कोवैलेंट कैरेक्टर, देन व्हाट? दिस डी ब्लॉक एलिमेंट विल फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। एक ऐसा स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट दैट विल बिहेव्स लाइक अ लेविस एसिड। Then due to the electron deficient nature, due to the covalent character of the compound, the Mn2O7 or the D block elements at higher oxidation state show acidic character। तो यहाँ पे ये higher oxidation state में है, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट वन, Eu+2 लिखा हुआ है दैट Eu+2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबलाइज होता है। तो अगर ये +4 पे स्टेबलाइज हो रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, और जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ EU एट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये था आपका ईयर 2019। नाउ वी आर गोइंग टू सी द 2018। 2018 में कितने क्वेश्चंस आए हैं? 2018 में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फॉर Mn+3/Mn+2 couple each standard value is much more positive than that of the Fe+3 and Fe+2। ये कह रहा है Mn+3/Mn+2 के लिए ई स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द Fe+3/Fe+2। हम यहाँ पे Mn+3 और Fe+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 4s0, जबकि इसका होगा 3d5 4s0, और स्टेबल हाफ फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन।
और अगर स्टेबल है तो ऐसा तो होना ही होना है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से D6 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। हाफ फील्ड से D6 तो कम ही स्टेबल होगा ना, जबकि ये अनस्टेबल से 3D5 4S0 यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई the E standard value of the Mn+3/Mn+2 couple is much more positive than that of the Fe+3/Fe+2. Second question, iron have higher enthalpy of atomization than that of the copper. आपको मालूम है कॉपर के पास वैलेंसी कम होती है। वैलेंसी कम होती है तो उसमें लगने वाले जो मेटेलिक बॉन्ड है उसका भी स्ट्रेंथ वीक होता है, जबकि आयरन के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके बीच में लगने वाला आयरन्स के बीच में लगने वाला मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और जब मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो श्योरली इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा। सो आयरन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द हायर एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द आयरन। इसी की वजह से एटमाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, ये शायद तीसरी या चौथी बार रिपीट होके आ रहा है। स्कैंडियम +3 इज अ कलरलेस वेयर इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर एज टाइटेनियम +3 इज कलर्ड। फिर से वही आंसर, वही क्वेश्चन है तो वही आंसर भी रहेगा। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 4S0 3D0, या फिर कह सकते हैं एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिसकी वजह से उसमें कोई कलर नहीं होता है। जबकि अगर हम टाइटेनियम को देखें तो टाइटेनियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन D सबसेल में होता है, जिसकी वजह से यह कलर शो करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, 2018 में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। हम देखते हैं 2017। 2017 के क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज इन विच इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर। मैग्नीज का ऐसा ऑक्सो एनायन शो करिए या ऐसा ऑक्सो एनायन बताइए जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो। तो कौन से ग्रुप नंबर से मैग्नीज बिलोंग करता है? 7th ग्रुप से। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्सो एनायन में है ये आपको बताना है। एंड दैट ऑक्सो एनायन इज MnO4-। यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2017। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो लिखा हुआ ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फिर से वही आंसर है, इस चैप्टर का एक सरकारी सा आंसर है, पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। अब पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनर डी और वैलेंस sp_d सारे ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बना सकता है क्योंकि इनर डी सबसेल इसमें वैकेंट होते हैं, डी सबसेल अवेलेबल होता है। और ऐसा होने की वजह से द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर देयर बिग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक वेयर द हाईएस्ट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक और एसिडिक बाय द नेचर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका एग्जांपल एक लेके आपको बताया। यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिया था, मैंने क्या लिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था Mn2O3 और Mn2O7। वही सेम क्वेश्चन यहां भी पूछा गया, यहां पे नाम नहीं लिया गया किसी कंपाउंड का। कह रहे हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 में ये बेसिक है, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 में आने पर या तो ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं या तो एसिडिक हो जाते हैं। रीजन भी मैं बता चुका हूं, यहाँ पे ये आयोनिक कैरेक्टर में रहते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनाने की वजह से नॉर्मल मेटल ऑक्साइड की तरह ये बेसिक नेचर में ही होते हैं, बेसिक नेचर ही रिजल्ट करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो ये कोवैलेंट हो गए, कोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज अ लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव अपने आप को करने लगते हैं। ट्रांजिशन मेटल सो वेरिएबल
oxidation state. The transition metals are capable to show the variable oxidation state due to the partially filled d subshell configuration. ऐसा होने से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए कैपेबल होते हैं. सेकेंड रीजन, द इनर डी सबसेल हैव द हायर एनर्जी देन द वैलेंस. इनर डी सबसेल हैव द हायर एनर्जी देन द वैलेंस एस सबसेल. दैट इज द रीजन व्हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल ही आ जाता है ये भी क्वेश्चन. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल. Due to completely filled d subshell configuration, they have the weak metallic bond, और इस weak metallic bond की वजह से ये soft metal की कैटेगरी में आते हैं. अगेन फिर से वही Mn+3 Mn+2 की वैल्यू आ गई. ई स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द Mn+3/Mn+2 couple is highly positive as compared to that of the Cr+2+3/Cr+2. फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से दोहरा नहीं रहे हैं, कितनी बार एक ही क्वेश्चन का आंसर आप लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ये सेकंड के ऑप्शंस चल रहे थे, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. लिखा है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. सिमिलरिटी की बात करें, बोथ आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बोथ आर मेटल्स, बोथ हैव वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हार्ड नेचर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह. तो यहां पे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस? द लैंथेनॉइड बिलोंग्स टू द 4f सीरीज, एक्टिनॉइड बिलोंग्स टू द 5f सीरीज. लैंथेनॉइड्स आर जनरली स्टेबल, एक्टिनॉइड्स आर जनरली अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव बाय द नेचर. ये बेसिक दो डिफरेंस है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में, और तो सब लगभग सिमिलरिटीज पड़ी हुई हैं, तो सिमिलरिटीज को अलग से कुछ डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. How is the variability in oxidation state? How is the variability in oxidation? Next question है, how is the variability in oxidation state of transition metal different from that of the p block elements? d block elements और p block में ऑक्सीडेशन नंबर में जो वेरिएबिलिटी है किस तरह से डिफरेंट है. श्योरली p block elements भी वेरिएबिलिटी शो करता है, d block elements भी वेरिएबिलिटी शो करता है, लेकिन d block के एलिमेंट्स लंबा वेरिएशन शो करते हैं, p block के एलिमेंट्स बहुत शॉर्ट वेरिएशन शो करते हैं. उससे भी ज्यादा खास जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी शो करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि d ब्लॉक एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीज का देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि एक फास्फोरस में देखें तो PCl3 और PCl5 यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल होगा. सॉरी, फास्फोरस तो एक एक्सेप्शन होता है, इसके नीचे वाले मेंबर में +3 ज्यादा स्टेबल होगा, +5 कम स्टेबल होगा. ऊपर के मेंबर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, लोअर मेंबर स्पेशली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं. जबकि होना क्या चाहिए, लोअर मेंबर्स को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान हो जाता है. फिर भी ऐसा ही होता है. आउट ऑफ Cu+ एंड Cu+2 विच वन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड व्हाई? ऐसा देखने में लगता है कि Cu+1 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होगा. कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10 होगा, लेकिन Cu+2 ही ज्यादा स्टेबल होता है. द Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+1 इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. अपनी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से Cu+2 Cu+1 से ज्यादा स्टेबल होता है. द ऑरेंज कलर ऑफ द Cr2O7 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन चेंजेज टू येलो व्हेन ट्रीटेड विथ एल्कली वाई. आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये कन्वर्जन भी आया था. K2Cr2O7 दैट इज द Cr2O7 2 नेगेटिव को जब हम ट्रीट करते हैं एल्कली मीडियम में, ये क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट आयन से क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. यानी Cr2O7 क्या बना लेता है, CrO4 2 नेगेटिव. और ऐसा होने की वजह से ये अपने कलर को चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2 नेगेटिव में. ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है और ये पहला ऑरेंज कलर का कंपाउंड था. दिस इज द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, और यहां पे पूछ रहा है
कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लैंथेनॉइड, गिव टू रीजंस। पहले भी हम ये सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और वहां पे मैंने कहा था दो रीजंस में, पहला रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर रेडियोएक्टिव बाय द नेचर, एंड सेकंड वन, द स्मॉल एनर्जी वेरिएशन इन बिटवीन 6F 7D 6F 5F 6D और 5F 7S, यहां पे ऐसा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी रेगुलर नहीं रखते हैं और ऐसा होने पे भी एक वेरिएशन फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फार्मूला ऑफ द ऑक्सो एनायन ऑफ द क्रोमियम इन विच इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू इट्स ग्रुप नंबर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था मैग्नीज के लिए, जहां पे कहा गया था ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। अगर हम क्रोमियम को देखें एटॉमिक नंबर 24, तो क्रोमियम कहां सर्वाइव करता है? क्रोमियम सर्वाइव करता है ग्रुप 6 में, और इसका ऑक्सो एनायन जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ये है आपका Cr2O7 2 नेगेटिव। यहां पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सर्वाइव करता है। इवन क्रोमेटाइन में भी यही ऑक्सीडेशन होता है, CrO4 2 नेगेटिव में भी यही कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द ट्रांजिशन मेटल ऑफ द 3D सीरीज, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इन पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। मैं लिख देता हूं, तब फिर हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब यहां देखिए, ये आपको 4 आयन है। टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम +2 23 एटॉमिक नंबर, मैग्नीज +3 25 एटॉमिक नंबर और क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहला क्वेश्चन है, विच आयन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई? इट इज क्रोमियम +3। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है और रीजन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। द क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन द D3 configuration, exceptionally more stable in D3 configuration. Reason again same, due to high energy of splitting or energy gap in between the Eg and T2G. Which ion is a strong oxidizing agent and why? Oxidizing agent कौन होगा? जो further reduce हो, और यहाँ पे reduce कौन होगा? देखिए Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, Mn+3 Mn+2 स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहले का आंसर था विच वन इज द स्टेबल मोस्ट, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल था और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, विच आयन इज कलरलेस एंड व्हाई? कलरलेस कोई सिस्टम कब होगा? जब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई एक्साइटेशन का चांस नहीं होगा, यानी जब डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, या फिर जब डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन ना हो। यहां देखिए ये टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d2 4s2, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम कलरलेस कंडीशन में सर्वाइव करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको 2 रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए दिए गए हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने 2017 तक के क्वेश्चंस देखे, 2-3 ईयर के और देखेंगे, फिर दूसरे चैप्टर का देखेंगे। इधर आपको हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर PYQ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हम जिसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसके क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन को रीड करके उसे एक्सप्लेन करके ही आगे चल रहा हूँ, फिर भी अगर आपको चाहिए क्वेश्चन तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लीजिए और उससे देखिए। जो लोग डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में हैं उनको मैं ग्रुप पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भेज दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।